सवाल है हमारे पास द एंगल एट विच एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स आर इक्वल, यानी कि वो एंगल जिसमें एक्स और वाई के कंपोनेंट्स बराबर हों। आसान अल्फाज में कहें तो ऐसा एंगल जिसमें साइन और काज दोनों के एंगल्स आपस में बराबर हो जाएं। तो वो कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट है 45 एंगल, यानी कि 45 के एंगल का 45 एंगल पर साइन और काज एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। The torque in uniformly rotating fan having blade of length 0.5 मीटर। तो यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ़ैन पर आपने गौर करना है कि इसमें जो है यूनिफॉर्मली रोटेटिंग का क्या मकसद है। इसका जवाब सवाल है हमारे पास द टॉर्क इन यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ़ैन हैविंग ब्लेड्स ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज़। आंसर हमारे पास है ज़ीरो। ज़ीरो आंसर हमारे पास कैसे आता है? यहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है यूनिफॉर्मली रोटेटिंग। यूनिफॉर्मली रोटेटिंग का मतलब है कि हमारे पास जो एक्सीलरेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा, जो एंगुलर एक्सीलरेशन। कैसे? टार्क का फार्मूला जो है आर क्रॉस एफ है, तो टा इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, अगर मैं एफ इज़ इक्वल टू एम ए। अगर मैं एक्सीलरेशन यहाँ पर है यूनिफॉर्मली रोटेटिंग है, तो हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ये जब ज़ीरो होता है तो टा इज़ इक्वल टू आर क्रॉस ये ज़ीरो हो जाएगा। ये हमारे पास जवाब आता है ज़ीरो। द वैल्यू ऑफ जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट इक्वेटर इज़। इक्वेटर पर जो वैल्यू होती है वो स्मॉलर देन एट पोल्स होती है। इक्वेटर पर जो है वो स्मॉलर देन एट पोल्स होती है इसकी। सवाल है कि द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज़। जी की वैल्यू जो है इक्वेटर पर कम होगी या ज़्यादा होगी? तो हमारे पास होते हैं दो किस्म के पोल्स आते हैं और इक्वेटर्स आते हैं। जिस तरह हमारे पास ये ज़मीन है, इसमें सेंटर ऑफ अर्थ है। सेंटर ऑफ अर्थ के बाद पहले पोल्स आते हैं, उसके बाद हमारे पास इक्वेटर आता है। तो सेंटर ऑफ अर्थ से जितना ज़्यादा हम ऊपर उठते जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पोल पर जी की वैल्यू कम होगी लेकिन इक्वेटर की निस्बत ज़्यादा होगी। तो हमारे पास जो जी की वैल्यू इक्वेटर पर है वो पोल से कम है। तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज़ लेसर देन द पोल्स। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स ए एंड बी इज़। इनका एलसीएम क्या होगा? ए एंड बी का एलसीएम क्या होगा? ए और बी को मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आता है वो इसका एलसीएम होगा। एलसीएम में हम ऐसी क्वांटिटी लेते हैं जिसमें दिए गए नंबर्स को बराबर तौर पर उस पर तकसीम किया जा सके, हम उसी क्वांटिटी का एलसीएम लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लार्जेस्ट एमंग अदर्स? तो इसका जवाब हमारे पास आता है 0.12। ये हमारे पास इन सब में से लार्जेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लार्जेस्ट एमंग अदर्स? इन सब में से कौन सा जो हिस्सा है वो बड़ा है? अब इस तरह तो पता नहीं चलता। हम सबसे पहले इनको शॉर्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो इसको पहले शॉर्ट फॉर्म में लेके आते हैं 0.00004। इसका क्या करते हैं? इशारिया ख़त्म करते हैं। तो बटा डाल के इशारिया की जगह एक, और इशारिया के बाद जितने हिस्से आते हैं उनकी जगह हम 0 डाल देते हैं। इशारिया के बाद 4 हिस्से हैं तो हम 4 0 डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4, क्योंकि ये इशारिया ख़त्म हो जाएगा। 10,000। अब हमारे पास आता है ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, और 10,000 जो है ये हमारे पास 100 का स्क्वायर है। अब हम इसका स्क्वायर अलहदा कर देते हैं। 2 का स्क्वायर ऊपर अलहदा, नीचे 100 का स्क्वायर अलहदा। तो ये हमारे पास ये 2 और स्क्वायर, ये 2 और स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास आता है 2/50। इसका आंसर 2/100।
ये 50 दफ़ा इस पर जाता है तो 1/50 ये हमारे पास है 0.02 के बराबर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.02 के बराबर। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं 0.0121। इसके इशारिया को ख़त्म करते हैं तो नीचे इशारिया की जगह 1 और इशारिया के बाद जितने हिस्से हैं 4 हिस्से हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा ऊपर 121/10,000 बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 121 जो है 11 का स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर अलहदा, और ये 10,000 जो है ये 100 का स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर अलहदा। ये कट जाएंगे 11/100। इसको हम इशारिया की फॉर्म में कैसे लाएंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और एक की जगह पर हम इशारिया, तो 0.11 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास है 0.11 के, और ये हमारे पास है 0.1 के बराबर। तो अब हम देखते हैं कि इनमें कौन सा बड़ा है। 0.02 बड़ा है, 0.11 बड़ा है, 0.12 या ये। तो हमारे पास जवाब है डी, 0.12 जो है ये सब में से बड़ा है। A smallest flashlight bulb draws 300 milliampere from its 1.5 volt battery. What is the resistance of bulb? एक छोटा सा बल्ब है, 300 मिली एम्पेयर इस्तेमाल करता है, बैटरी है 1.5 वोल्ट की, तो इसका हमारे पास आता है रेजिस्टेंस 5 ओहम। इसका सवाल है, अ स्मॉल फ्लैश लाइट बल्ब ड्राज 300 मिली एम्पेयर फ्राम इट्स 1.5 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। वो कहता है कि एक बल्ब है जो 300 मिली एम्पेयर इस्तेमाल करता है बैटरी में से, और बैटरी है 1.5 वोल्ट की, तो रेजिस्टेंस मालूम करें। रेजिस्टेंस हमारे पास ना मालूम है, तो हमारे पास फार्मूला है I इज़ इक्वल टू V/R। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हमने जो है रेजिस्टेंस मालूम करनी है, तो रेजिस्टेंस इस तरफ चली जाएगी, तो R इज़ इक्वल टू V/I। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको हमने एम्पेयर में लाना है, ये मिली एम्पेयर में है। तो 300 मिली का मतलब है 1/1000 एम्पेयर। तो इसमें जो है इसके 2 ज़ीरो से कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आता है 3/10 एम्पेयर। 3/10 एम्पेयर हमारे पास करंट आ जाता है, I 3/10 एम्पेयर। तो अब हम ये कीमतें डाल देते हैं। V की कीमत 1.5 है हमारे पास, और I की कीमत है हमारे पास 3/10। ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई 10 3। इससे क्या बन जाएगा, 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 15 बन जाता है, और ये नीचे 3 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 5। हमारे पास जवाब क्या आता है 5। तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो होगी वो होगी 5 ओहम। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर जो है ये हमारे पास एनर्जी की यूनिट है, और ये हमारे जो घरों में मीटर लगे हुए होते हैं, बिजली के मीटर, ये उनमें जो है आजकल जो डिजिटल मीटर आ रहे हैं उनमें ये इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंजम्पशन, इलेक्ट्रिक सप्लाई की जो हमारे घरों में कंजम्पशन होती है उसको नापने के लिए किलोवाट आवर यानी कि एनर्जी की यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। Which of the following can act as a centripetal force? ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन। तो जवाब है हमारे पास ऑल ऑफ अबव। ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन और फ्रिक्शन ये तीनों सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह मखसूस हालात में काम कर सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स। वो पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन सी फोर्स जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट करती है। तो सबसे पहले सेंट्रिपिटल फोर्स कौन सी होती है, जो किसी चीज़ को दायरे में हरकत करने पर मजबूर करे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक्ट करती है, जिस तरह ज़मीन है
अर्थ, इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट्स घूमते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूमते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सैटेलाइट्स जो है ऑर्बिट में हरकत करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करती है। टेंशन, टेंशन जो है ये भी एक्ट करती है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। जिस तरह ये हमारे पास ये गुलखान है, गुलखान, इसके हाथ में ये रस्सी है, इसने ये रस्सी पकड़ी हुई है, ये रस्सी इसने पकड़ी हुई है। इस रस्सी के साथ कोई वज़न वाली चीज़, भारी चीज़, हमने पत्थर वगैरह बांधा हुआ है। तो वो जैसे ही इस चीज़ को, अपने हाथ को घुमाता है तो रस्सी जो है घूमती है। इस रस्सी में टेंशन होती है, इस रस्सी में घुमाने की वजह से इस रस्सी में टेंशन पैदा हो जाती है। टेंशन कहते हैं खिंचाव को। और इस रस्सी में टेंशन की वजह से ये जो पत्थर है, ये जो है, ये दायरे में घूमने पर मजबूर हो जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स करने पर, सेंट्रीपिटल यानी कि एक दायरे में घूमने पर ये मजबूर हो जाता है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो टेंशन है ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करती है। इसी तरह फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन में मेरे पास ये एक डस्टर है, इसको अगर मैं इस तरह इस पे रब करूं इस सरफेस पे, तो फ्रिक्शन की वजह से जो है, अगर मैं इसका यहाँ पे, फ्रिक्शन की वजह से ये अपोज करेगी हरकत को, लेकिन मेरी फोर्स ज़्यादा है तो ये हरकत फिर भी करेगा। अगर मैं इसका ये पॉइंट जो है वो फिक्स कर दूं, अगर मैं इसका ये पॉइंट फिक्स कर दूं और इस पर फोर्स लगाऊं, इसका एक पॉइंट फिक्स हो, मैं इस पर फोर्स लगाऊं, तो ये जो है एक्ट कर सकती है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका एक पॉइंट फिक्स होगा और मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये जो है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर सकती है। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि फ्रिक्शन भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ अबव। Two masses are separated by a distance r. If both masses are doubled, then the force of attraction changed by a factor. वो कहता है कि दो masses हैं जो उनकी आपस में attraction है और इनको अगर हम डबल कर दें तो हमारे पास जवाब कितना होगा? जवाब आता है 4। सवाल है हमारे पास के हमारे पास दो masses हैं m1 m2, इनको डिस्टेंस r के ज़रिए एक दूसरे से अलहदा किया गया है। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान मौजूद है। तो वो कहता है कि अगर हम इस मास को और इस मास को डबल कर दें, यानी कि 2 से ज़रब दे दें, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये कितने फैक्टर के ज़रिए, कितने फैक्टर ये ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास फोर्स का फार्मूला है F = G m1 m2 बटा हुआ r²। ये पहले हमारे पास m1 था, m2 था। अब अगर मैं इसको डबल कर दूं तो g हमारे पास आ जाएगा, ये इसको मैं डबल करता हूं तो ये 2m1 हो जाएगा, इसको डबल करता हूं तो 2m2 हो जाएगा बटा हुआ r²। तो f हमारे पास आ जाएगा g कितना 4 m1 m2 बटा r² बाई फैक्टर 4। तो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will be increased by a factor of 4. An object of mass 12 kg is lifted vertically up through a height of 5 meter. The gravitational potential energy gained by the object is, एक 12 किलोग्राम का जिस्म है, उसे उठाया गया 5 मीटर तक, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 588 जूल्स। सवाल है हमारे पास कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 12 किलोग्राम और उसको जो है वर्टिकली अप उठा गया, वर्टिकली यानी कि वर्टिकली उसको ऊपर उठाया गया है 5 मीटर।
तो उसकी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हमारे पास ना मालूम है। तो इसका हमारे पास फार्मूला है, आसान सा, बहुत ही आसान सवाल है, mgh। ठीक है, तो मास हमें दिया गया हुआ है 12 kg। ठीक है, जी जो है इसकी कीमत होती है फिक्स हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट हमारे पास है दी हुई है सवाल में 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम ये जो हिंसे हैं इनको हम ज़रब दे देंगे, इनको ज़रब देंगे तो 12×60 बनता है, ज़रब 9.8, और केजी ये मीटर और ये मीटर, मीटर स्क्वायर बन जाएगा, केजी ये वाला आ जाएगा, मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और सेकंड स्क्वायर है। तो इन दोनों को ज़रब करो तो 588 आता है, और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये बराबर होता है जौल्स के। तो 588 जौल हमारे पास इसका जवाब आ गया। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो है 588 जौल। यंग्स मॉडुलस इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ, यंग्स मॉडुलस को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, पास्कल में नहीं बल्कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। सवाल है हमारे पास, यंग्स मॉडुलस इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ। तो यंग्स मॉडुलस हमारे पास क्या है, यंग्स मॉडुलस हमारे पास बराबर होता है शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के। तो शेयर स्ट्रेस हमारे पास, इसका कौन सा फार्मूला है स्ट्रेस का, फोर्स पर यूनिट एरिया, और शेयर स्ट्रेन जो है ये यूनिट लेस होती है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की इकाई क्या है, न्यूटन, यानी कि फोर्स की जो वो है यूनिट वो है न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जवाब आ गया कि यंग्स मॉडुलस जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसको मेजर किया जाता है। द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा इज कॉल्ड रेंज। ये रेंज, मीन और मोड और जो है मीन, इन सब की डेफिनेशंस लाजमी याद कर लेनी चाहिए। तकरीबन हर टेस्ट में इनमें से एक या दो लाजमी आते हैं। इन अ सर्कल, टू कार्ड्स आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, द कार्ड्स आर कांग्रुएंट। एक सर्कल है जिसमें दो कार्ड्स जो हैं सेंटर ऑफ सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो ये कार्ड्स जो हैं क्या हैं, कांग्रुएंट, यानी कि एक जैसे हैं। साउंड फ्रीक्वेंसीज लोअर देन 20 हर्ट्ज आर, वो फ्रीक्वेंसी, आवाज़ की वो फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से कम हो उसको हम इंफ्रासोनिक की कैटेगरी में लाते हैं, उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स। द परसेप्शन ऑफ साउंड इंटेंसिटी, पर परसेप्शन कहते हैं अदराक को, यानी कि पता चलना। द परसेप्शन ऑफ साउंड इंटेंसिटी इज कॉल्ड लाउडनेस, पिच, क्वांटिटी, नॉइज़, इनकी तारीफ़ें लाजमी याद कर लेनी चाहिए। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई -2b², चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सिंपल सा जवाब आता है वो है -2a²b²। बहुत ही आसान सवाल है। 8 × 6 × 7 इज़ इक्वल टू, इसमें जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का जिक्र किया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि आप हिंसों को आगे पीछे करें और ज़रब दें तो जवाब में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इसमें जवाब है हमारा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ रिप्रेजेंटिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वो कह रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब है कि हिंसों को आगे पीछे करके जमा करें या आगे पीछे करके जमा करें तो जवाब में कोई फ़र्क ना आए। तो इसमें हमारा जवाब बनता है सी ऑप्शन।
इसमें यह ध्यान रखना है कि उसने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहा है, यानी कि जिन हिंसों के दरमियान जमा का अमल हो रहा है उन पे ध्यान देना है। When an object oscillates with a frequency of 0.5 Hz, what is the time period? एक ऑब्जेक्ट है जो कि आगे पीछे हरकत कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है एक पॉइंट के इर्द गिर्द 0.5 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? इसका जवाब है ए, यानी कि 2 सेकेंड। सवाल है हमारे पास कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऑसिलेट करता है 0.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, उसका टाइम पीरियड मालूम करना है। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 0.5 हर्ट्ज़, टाइम पीरियड हमने मालूम करना है। तो इसका आसान सा फार्मूला है कि टाइम पीरियड जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ से ले लेता हूँ 1/0.5। अब इसको मैंने हल करना है इसको, और मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है क्योंकि टेस्टों में कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होती। तो इसको मैं किस तरह हल करूँगा? अभी अगर मैं तकसीम करने लग जाऊँ तो हिसाब किताब बहुत लंबा हो जाएगा। तो 1/0.5 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। 0.5 जो है इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये इसको भी हाफ़ कहते हैं, इसको भी हाफ़ कहते हैं। तो ये 2 जो है बटे के नीचे जो बटा होता है, तो ये जो नीचे वाला बटा होती है ऊपर चला जाता है, तो ये जो है जब ऊपर जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो आ जाएगा 2। टाइम जो है हमारे पास 2 सेकेंड्स में आ जाएगा। The waves produced by the oscillation of material particles, मटीरियल पार्टिकल्स की वजह से जो वेव्स पैदा होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। मटीरियल पार्टिकल्स की वजह से जो भी वेव्स पैदा हों उन्हें मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। First absorber of radiation whose surface is dull black, इसमें सिर्फ डल का ऑप्शन भी आ सकता है, डल कलर्स, या सिर्फ ब्लैक का ऑप्शन भी आ सकता है। बाकी पॉलिश सरफेस और वाइट सरफेस जो है ये रेडिएशन जज़ब नहीं करती, एब्ज़ॉर्ब नहीं करती, या बैड एब्ज़ॉर्बर होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट हीट कंडक्टर? बेस्ट हीट कंडक्टर जो है वो हमारे पास कापर है, लेकिन हम जो है एलुमिनियम को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि एलुमिनियम जो है कास्ट कम आती है कापर की निस्बत। कापर महंगा है, एलुमिनियम थोड़ा सस्ता है। इसी वजह से जो है वापडे की हाई ट्रांसमिशन लाइन में ये एलुमिनियम की वायर्स इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि एलुमिनियम कापर की निस्बत बहुत सस्ता पड़ता है। लेकिन जो है हाई कंडक्टिविटी और हाई जो है इलेक्ट्रिक करंट की जो रेजिस्टेंस भी इसकी कम है कापर की, और कंडक्टिविटी कापर की ज़्यादा है एलुमिनियम की निस्बत।